मेडिसिन में अपन कवक जनित रोग पढ़ रहे थे। कवक जनित रोग, कवक जनित रोग में 3 प्रकार के डिजीज अपन को पढ़ने हैं। इसके अंदर अपन ने पहला डिजीज इसके अंदर पढ़ लिया था। पहला डिजीज हमने रिंगवर्म देखा था। दूसरा एफ्लाटोक्सिकोसिस, जो कि एक महत्वपूर्ण डिजीज है। एफ्लाटोक्सिकोसिस जो एस्परजिलस स्पीसीज के द्वारा, जिसमें एस्परजिलस फ्लेविस जो है उसके द्वारा ये सबसे ज़्यादा फैलाया जाता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं तीसरा डिजीज, फंगल मेस्टाइटिस। फंगल मेस्टाइटिस, मेस्टाइटिस का क्या मतलब होता है? मेस्टाइटिस किसे कहते हैं? आप सब लोगों को पता है मेस्टाइटिस का मतलब होता है जो अडर जो होता है, आयरन का जो इन्फ्लामेशन होता है। आयरन के अंदर बहुत सारी संरचनाएं पाई जाती है, एल्यूलाइज हो गई, जैसे बहुत सारी संरचनाएं अडर के अंदर पाई जाती है। उनका इन्फ्लामेशन क्या कहलाता है? मेस्टाइटिस। ये इन्फ्लामेशन जो होता है ये मुख्य रूप से वायरस के द्वारा भी हो सकता है, बैक्टीरिया के द्वारा भी हो सकता है, लेकिन बैक्टीरिया के द्वारा सबसे ज्यादा मेस्टाइटिस होता है पशुओं के अंदर। कैटल और बफेलो में बैक्टीरिया के द्वारा कई प्रकार के बैक्टीरिया हैं, जैसे कि साल्मोनेला हो गया, सही है, स्ट्रेप्टोकोकस हो गया, स्ट्रेप्टोमाइसिस हो गया, बहुत सारे बैक्टीरिया हैं जिनके द्वारा मेस्टाइटिस होता है। आज अपन पढ़ेंगे फंगल के द्वारा, यानी जो फंगस होते हैं, कवक जो होते हैं, उनके द्वारा मेस्टाइटिस किस प्रकार होता है। फंगल मेस्टाइटिस को हिंदी में कहते हैं कवकीय थनैला। कवकीय थनैला, कवक के द्वारा होने वाला थनैला रोग। इसको अपन माइकोटिक मेस्टाइटिस भी कह सकते हैं। माइकोटिक मेस्टाइटिस, माइकोटिक मेस्टाइटिस। माइकोटिक का मतलब होता है, माइकोटिक का मतलब होता है कवक। माइकोटिक कवक का ही एक अपन कह सकते हैं दूसरा रूप है, सही है। फंगस कह सकते हैं, माइकोटिक कह सकते हैं। तो माइकोटिक मेस्टाइटिस पे एग्जाम में इस नाम से आ जाए तो आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि ये एक प्रकार का फंगल मेस्टाइटिस यानी कवकीय थनैला ही है, सही है। तो ये हो गए इसके उपनाम। इसमें से किसी भी नाम से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मैंने बताया कि मेस्टाइटिस जो है मुख्य रूप से बैक्टीरिया के द्वारा होने वाला डिजीज है, लेकिन कई बार ये कवक जो होते हैं उनके द्वारा भी रोग उत्पन्न कर दिया जाता है। सभी प्रकार के प्राणियों में हो सकता है, सभी प्रकार के पशुओं में। सभी प्रकार के पशुओं में ये हो सकता है, डिजीज जो है सभी प्रकार के पशुओं में हो सकता है। मुख्यतः ये जो है डिजीज मुख्यतः कैटल, शीप, कैटल, शीप और गोट को ज्यादा प्रभावित करता है। ज्यादा प्रभावित करता है। किसके अंदर होता है सबसे ज्यादा? कैटल के अंदर, शीप के अंदर, गोट के अंदर ये डिजीज सबसे ज्यादा इसको प्रभावित करता है। इसके अलावा ये गोट के अंदर भी हो सकता है, सुअर के अंदर भी हो सकता है। बहुत सारे जीव हैं, सब लगभग सभी प्रकार के जीवों में ये देखा जा सकता है, लेकिन कैटल के अंदर, शीप के अंदर और गोट के अंदर ये मुख्य रूप से होता है। रोग कारक, ईटियोलॉजी, ईटियोलॉजी का मतलब होता है रोग कारक। ऐसे कारक तो इस रोग को फैलाने का काम करते हैं। तो इसे कौन कौन से रोग कारक है? इसमें अपन बात करते हैं कवक। कवक, अगर फंगल मेस्टाइटिस पढ़ रहे हैं तो इसमें कवक के आप अपन पढ़ेंगे। कवक जो है वो कौन कौन से कवक हैं वो जो मेस्टाइटिस फैलाने का काम करते हैं। तो इसके अंदर आपको देखना है सबसे पहले तो एस्परजिलस स्पीसीज। एस्परजिलस स्पीसीज जैसे कि एस्परजिलस फ्लेवस हो गया, सही है। बहुत सारे स्पीसीज का मतलब होता है इसके अंदर बहुत सारे सदस्य होते हैं। एस्परजिलस एक स्पीसीज का नाम है, सही है। इसके अलावा इसके अंदर बहुत सारे सदस्य होते हैं जो सारे के सारे मेस्टाइटिस कर सकते हैं। एस्परजिलस हो गया, कैंडिडा स्पीसीज, कैंडिडा कवक है, इसकी स्पीसीज जो है इसके अंदर पाए जाने वाले सारे सदस्य ये मेस्टाइटिस रोग कर सकते हैं। क्रिप्टोकोकस, स्पीसीज के सदस्य है। इसके अलावा नोकार्डिया,
नोकार्डिया स्पीसीज, ये सारे जो हैं ये कवक हैं, कवक की स्पीसीज हैं सारी की सारी। एक्टिनोमाइकोसिस, एक्टिनोमाइसिस, एक्टिनोमाइसिस हो गया। इसके अलावा ट्राइकोस्पोरोन, ट्राइकोस्पोरोन स्पीसीज, ट्राइकोस्पोरोन स्पीसीज, ये अलग अलग प्रकार की स्पीसीज हैं जो कवकीय मैस्टाइटिस यानी कवकीय थनैला रोग उत्पन्न करने का काम करते हैं। ये तो हो गई इनकी एटियोलॉजी। नेक्स्ट आता है इसके अंदर एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी यानी कि इसका फैलाव किस प्रकार होता है, इस रोग का, इस रोग का फैलाव किस प्रकार होता है। फैलाव की बात करते हैं तो ये रोग जो है स्तन ग्रंथियों के अंदर वृद्धि करता है। किसके अंदर? स्तन ग्रंथियों के अंदर वृद्धि करता है। स्तन ग्रंथियों में वृद्धि करता है। स्तन ग्रंथियों में कैसे? जैसे कि मान लो एक पशु है जो मिल्क प्रोडक्शन कर रहा है, मतलब लैक्टेशन की अवस्था के अंदर है, दूध उत्पादन करने की अवस्था के अंदर ये है। तो ये अगर आप पशुशाला के अंदर साफ सफाई नहीं रखते हो, वहाँ पर गंदगी रखते हो, साफ सफाई अच्छे से नहीं करते हो, तो वहाँ पे क्या होता है, गंदी चीज़ों के ऊपर या सड़ी गली चीज़ों के ऊपर जो है ये कवक पनप जाते हैं। ये कवक पनप जाएंगे और उसके ऊपर अगर वो है पार्चुलेशन करने वाला जो लैक्टेशन करने वाला पशु अगर वहाँ पे बैठता है तो वहाँ पे जो टीट होता है, टीट के छिद्रों के द्वारा ये कवक जो है उसके अड्डर के अंदर प्रवेश कर जाएगा, आयन के अंदर प्रवेश कर जाएगा। तो उसके अंदर जाके स्तन ग्रंथियां जो होती है, वहाँ पे दुग्ध निर्माण करने वाली ग्रंथियां होती है, उनके अंदर वृद्धि करेगा जाके। सही है। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि ये जो रोग है ये फैलता किससे? गंदगी से फैलता है, या अपन कह सकते हैं किसी पशु के संपर्क में आने से फैलता है। जैसे कि पहले से किसी पशु को कवक ये डिजीज है, अगर उसके द्वारा मिल्क प्रोडक्शन किया जाता है तो वो मिल्क अगर किसी स्वस्थ पशु के संपर्क में आता है और उसके टीट के अंदर चला जाता है तो ये रोग उसको हो सकता है। किसी भी बर्तनों के द्वारा ये एक स्वस्थ जीव से संक्रमित जीव से स्वस्थ जीव के अंदर जा सकता है। बर्तन अगर गंदे हों, बर्तनों के अंदर अगर ये कवक कहीं पर भी अगर वहाँ पे उपस्थित हो तो दूध निकालते समय उनके संपर्क में आने पर भी ये हो सकता है। सही है। इसके अलावा अधिक तापमान और नमी वाले वातावरण में ज्यादा फैलता है। ये कवक जो होते हैं अधिक तापमान और नमी वाले स्थानों पर ज्यादा पनपते हैं, जहाँ पे तापमान ज्यादा होता है और इसके अलावा जब नमी ज्यादा होती है या हमेशा वहाँ पे नमी बनी रहती है, ऐसे स्थानों के ऊपर ये कवक जो होता है ज्यादा वृद्धि करता है। इसके अलावा बर्तनों के द्वारा ये फैल सकता है, जो मिलकर जो होते हैं वाले दूध निकालने वाले उनके द्वारा हो सकता है। सही है। संक्रमित बर्तन जो होते हैं उनके द्वारा होता है, खाद्य पदार्थों के द्वारा हो सकता है, पानी के द्वारा ये हो सकता है संपर्क में आने पर। इसके अलावा एक वजह से ये रोग हो सकता है, जैसे कि किसी पशु को पहले से कोई रोग हो चुका है, चाहे वो बैक्टीरियल डिजीज हो, चाहे वो वायरल डिजीज हो, चाहे वो फंगल डिजीज हो। किसी पशु को अगर पहले से डिजीज हो चुका है तो उसमें क्या किया जाता है, उस डिजीज की वजह से अपन बहुत सारी एंटीबायोटिक उसको देते हैं। उस रोग को कम करने के लिए क्या देते हैं? एंटीबायोटिक देते हैं। सबको पता है बैक्टीरियल रोग में जो एंटीबायोटिक देते हैं वो क्या करती है, वो प्रतिरक्षा को धीरे धीरे कमजोर करती जाती है। यानी कि लंबे समय तक अगर एंटीबायोटिक देते रहेंगे, पशु को लंबे समय तक एंटीबायोटिक देते रहेंगे तो वो एंटीबायोटिक्स जो शरीर के अंदर जाके वो क्या करेगी, वो अपने शरीर या पशु के शरीर को प्रतिरक्षा तंत्र जो होता है उसको धीरे धीरे कमजोर कर देगी। और प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो जाएगा तो इस कवक को फैलने का मौका मिल जाएगा, इस कवक को उसकी स्तन ग्रंथियों के अंदर वृद्धि करने का मौका मिल जाएगा। तो ऐसे पशु जो लंबे समय तक जिनको एंटीबायोटिक दी गई है उनके अंदर भी ये रोग फैलने के चांस बढ़ जाते हैं। तो ये हो गया इसकी एटियोलॉजी, फैलने का, इस प्रकार इसका फैलाव होता है। नेक्स्ट आता है इसकी पैथोजेनेसिस।
रोगजनकता। पैथोजेनेसिस रोगजनकता शरीर के अंदर ये स्तन ग्रंथियों के अंदर जाके क्या अपना प्रभाव दिखाते हैं। सबसे पहले तो जो टीट होते हैं, टीट के छिद्रों के द्वारा ये आयन के अंदर प्रवेश करते हैं। आयन में क्या करते हैं? प्रवेश करते हैं। आयन के अंदर प्रवेश करके, सही है, आयन के अंदर जाने के बाद आयन के ऊतकों के अंदर ये अपना स्थान बनाते हैं। आयन के जो ऊतक हैं, ऊतकों में अपना स्थान बनाते हैं या वहीं रहते हैं। यानी कि अपन कह सकते हैं कि आयन के ऊतकों में जाके स्थापित हो जाते हैं, वहां पर अपन कह सकते हैं बस जाते हैं वहां पे जाके। इसके बाद में क्या करेंगे? धीरे धीरे वृद्धि करते हैं उन ऊतकों के अंदर, धीरे धीरे ये अपनी वृद्धि चालू रखते हैं, धीरे धीरे वृद्धि करते हैं, धीरे धीरे वृद्धि करते हैं और वहीं से ही इन्फ्लामेशन की शुरुआत कर देते हैं। और यहीं से क्या होती है? इन्फ्लामेशन की शुरुआत होती है। इन्फ्लामेशन की शुरुआत, और वहीं से जाके क्या करते हैं? इन्फ्लामेशन की शुरुआत करते हैं, जो कि स्तन ग्रंथियां जो होती है उनके ऊपर इन्फ्लामेशन करते हैं, यानी कि उनके अंदर घाव उत्पन्न करते हैं, उनके अंदर स्वेलन उत्पन्न करते हैं। इसके अलावा वहाँ पे रेडनेस हो जाएगा, दर्द हो जाएगा, वहाँ पे मिल्क प्रोडक्शन घट जाएगा, सही है। और जो मिल्क होता है वो धीरे धीरे यहाँ पे फटने लग जाता है, या उनका संगठन, मिल्क का संगठन बदलने लग जाता है, और ऐसे छिछड़े आते हैं दूध के अंदर, ऐसे फटा हुआ दूध बाहर निकलता है। इसके अलावा ये तो हो गया इसका मतलब जो कवक है वो कैसे कैसे शरीर के अंदर जाता है या आयन के अंदर जाके अपना प्रभाव दिखाता है। अब क्या क्या प्रभाव दिखाता है वो देखते हैं अपन। ये जाएगा इसके अनुसार अडर पेरेन्काइमा में उपस्थित, अडर पेरेन्काइमा होती है, अडर पेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा किसे कहते हैं? अडर मतलब आयन, पेरेन्काइमा की मतलब वहां की जो जीवित कोशिकाएं होती है, अडर की जीवित कोशिकाएं, सही है। अडर के अंदर उपस्थित जो जीवित कोशिकाएं हैं उनको पेरेन्काइमा कोशिकाएं कहा जाता है। पेरेन्काइमा कोशिकाएं शरीर की सभी कोशिकाओं को कहा जाता है जो जीवित होती है और अपना कार्य करती है। शरीर की ऐसी कोशिकाएं, पूरे शरीर की ऐसी कोशिकाएं जो जीवित हैं और वो अपना कार्य कर रही है, सफलतापूर्वक अपना सारा का सारा कार्य करती है, उन कोशिकाओं को क्या कहते हैं? पेरेन्काइमा। उसी प्रकार ऐसी कोशिकाएं अडर के अंदर भी पाई जाती है। अडर में जो अपने मिल्क प्रोडक्शन का काम करती है, जो भी उनका काम उनको डिवाइड किया हुआ है वो सारा का सारा काम करती है और जीवित है, स्वस्थ है, ऐसी कोशिकाओं को पेरेन्काइमा कह सकते हैं। अपन कह सकते हैं कि अडर पेरेन्काइमा, अडर में पाई जाने वाली स्वस्थ जीवित कोशिकाएं जो अपना कार्य सफलतापूर्वक करती है उनको क्या कहते हैं? अडर पेरेन्काइमा। तो अडर पेरेन्काइमा में ये कवक जाके क्या करेगा? वहां पे एब्सेस का निर्माण करेगा, यानी जो मवाद का निर्माण करेगा, मवाद बनाएगा वहां पे, या पस जो बनाएगा, सही है। इसके अलावा उन कोशिकाओं में क्या करेगा? उन कोशिकाओं के अंदर लीजन्स उत्पन्न करेगा। लीजन्स के मतलब होता है अलग अलग प्रकार के घाव वहां पे उत्पन्न करता है। इसके अलावा ग्रेनुलोमेटस चेंजेस करेगा, ग्रेनुलोमेटस चेंजेस मतलब अलग अलग प्रकार के उसकी कोशिकाओं के अंदर चेंज करेगा। कोई कोशिकाएं बड़ी हो जाएगी, कोई छोटी हो जाएगी, वो अपना कार्य सफलतापूर्वक नहीं कर पाएगी, ऐसा उनके अंदर कर देगा। इसके अलावा फाइब्रोसिस, उन कोशिकाओं को गाढ़ा बना देगा, ठोस बना देगा, मतलब उनके अंदर जो फाइबर्स जो होते हैं वो उनके अंदर धीरे धीरे जाके कोशिकाओं के अंदर जमा हो जाते हैं। जो पहले से मुलायम कोशिकाएं थी वो क्या हो जाएगी? सॉलिड हो जाएगी, ठोस कोशिकाएं हो जाएगी। दबाने के ऊपर ऐसे लगेगा, उनको दबाने से ऐसे लगेगा जैसे कि कोई सॉलिड चीज, यानी कि फाइब्रोसिस बनी हुई चीज अंदर कोई है, सही है। तो सारी कोशिकाएं फाइब्रोसिस हो जाती है, यानी कि ठोस हो जाती है, गाढ़ी हो जाती है। तो ये इनके अंदर वो चेंज करता है, सही है। ये पैथोजेनेसिस समझ में आ गया? दोबारा समझ लो इसको। सबसे पहले तो
जो टीट होते हैं, टीट्स के छिद्रों के द्वारा शरीर के अंदर प्रवेश करता है और आयन के ऊतकों में जाके वहाँ पे स्थापित हो जाता है, वहाँ पे अपना स्थान बना लेता है और वहाँ पे क्या करता है, धीरे धीरे वृद्धि करता है। एक कवक उन्हें ऊतकों के अंदर रहेगा, ऊतकों के अंदर ऊतकों से ऑक्सीजन लेगा, उनके अलावा उनसे पोषण पदार्थ लेगा, उन कोशिकाओं से और पोषण पदार्थ ऑक्सीजन लेके वृद्धि करेगा। वृद्धि करने के बाद वहाँ से इन्फ्लामेशन की शुरुआत हो जाती है। इन्फ्लामेशन किसे कहते हैं? इन्फ्लामेशन की 5 कंडीशंस होती है। एक तो स्वेलन, सूजी हुई होना, वहाँ पे कोशिकाओं की आकार बढ़ जाता है, सूज जाती है, उनके अंदर पानी बढ़ जाता है, सही है। इसके अलावा रेडनेस, मतलब कोशिकाएं जो होती है वो लाल हो जाती है, अधिक रक्त सप्लाई की वजह से लाल हो जाती है। इसके अलावा वहाँ पे दर्द महसूस होता है। इसके अलावा वहाँ पे हॉटनेस, मतलब वहाँ पे जो टेम्परेचर होता है उन कोशिकाओं को वो बढ़ जाता है। इस प्रकार ये 5 प्रकार की कंडीशन होती है किसकी? इन्फ्लामेशन की। और इन्फ्लामेशन की शुरुआत यहीं से होती है, जब वो धीरे धीरे वहाँ पे ऊतकों के अंदर वृद्धि करना स्टार्ट कर देते हैं, वहीं से इन्फ्लामेशन की शुरुआत हो जाती है। इन्फ्लामेशन के बाद में क्या क्या चेंजेस आते हैं उन कोशिकाओं के अंदर, जैसे कि मवाद का निर्माण होना, अलग अलग लीजन्स वहाँ पे बढ़ना, ग्रेनुलोमेटस चेंजेस उनके अंदर करता है और सबसे महत्वपूर्ण फाइब्रोसिस करता है। फाइब्रोसिस जो होती है वो सबसे लास्ट की कंडीशन होती है। फाइब्रोसिस होने के बाद उन कोशिकाओं को नॉर्मल स्थिति में लाने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है, सही है। अगर वो कोशिकाएं मवाद है उनके अंदर तो उसको ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अगर किसी प्रकार का लीजन है तो भी वो अपनी नॉर्मल स्थिति में जल्दी आ जाएगी। लेकिन अगर उन कोशिकाओं के अंदर फाइब्रोसिस बन गया, वो कोशिकाएं सॉलिड हो गई, ठोस हो गई, उसके बाद में उन कोशिकाओं को नॉर्मल स्थिति में लाने में बहुत ही ज़्यादा समय लगता है, या अपन कह सकते हैं बहुत ही ज़्यादा ट्रीटमेंट उनको देना पड़ता है, तब जाके वो कोशिकाएं नॉर्मल हो पाती है, तब जाके धीरे धीरे वो कोशिकाओं की जो फाइब्रोसिस हो धीरे धीरे कम होने लगता है। तो फाइब्रोसिस लीजन्स आने के बाद, या अपन कह सकते हैं फाइब्रोसिस जैसे लक्षण आने के बाद इनको नॉर्मल स्थिति में लाने में बहुत ज़्यादा परेशानी आती है, या आप कह सकते हैं बहुत ज़्यादा समय लगता है। तो ये होगी इसकी पैथोजेनेसिस। नेक्स्ट आता है इसके क्लिनिकल साइन। पैथोजेनेसिस के बाद में क्लिनिकल साइन। इसके लक्षण कौन कौन से लक्षण प्रदर्शित किए जाते हैं, इसके द्वारा कौन कौन से लक्षण टॉर्च के द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं। इनके जो लक्षण होते हैं वो लगभग बैक्टीरियल मेस्टाइटिस होता है, इसके अलावा वायरल मेस्टाइटिस होता है, उनके लगभग समान ही होते हैं। कुछ कैरेक्टर या कुछ लक्षण होते हैं वो अलग हो सकते हैं इनसे, वो अलग जो लक्षण वो अपन देखेंगे। या कुछ लक्षण ऐसे हैं जो बैक्टीरियल मेस्टाइटिस से भी, बैक्टीरियल मेस्टाइटिस जो है उससे मेल खाते हुए लक्षण भी अपन यहाँ पे देखेंगे कौन कौन से होंगे। इसके अलावा पहला लक्षण इसके अंदर हो गया अयन को प्रभावित हिस्से में सूजन, यानी कि अयन का जो हिस्सा प्रभावित हुआ है उसमें सूजन। अयन के प्रभावित हिस्से में अयन के प्रभावित हिस्से में सूजन। दूसरा लक्षण, यानी कि मैंने आपको बताया था अयन की संरचना अपन ने पढ़ी थी पैथोलॉजी के अंदर, अपन ने अयन की संरचना पढ़ी थी पैथोलॉजी में। उसके अंदर अपन ने देखा था, पैथोलॉजी के अंदर नहीं पढ़ी थी, उसमें अपन ने देखा था अयन की संरचना। आपको याद होगी अयन की संरचना में मैंने आपको बताया था कि उसके अंदर 4 जो पशु होते हैं, जितने टीट होते हैं उतने उनके अंदर क्वार्टर होते हैं, सही है। उनके जितने उसके अंदर, सॉरी फिजियोलॉजी में मैंने पढ़ा था कि अयन की संरचना आपने देखी होगी, फिजियोलॉजी के अंदर देखी थी, मैंने आपको पढ़ाया था अयन की सारी संरचना। तो उसके अंदर जितने टीट होंगे उतने ज़्यादा क्वार्टर होंगे, सही है। अगर कोई कवक एक टीट के अंदर प्रवेश करता है तो वो उसी क्वार्टर को अफेक्ट करेगा। चारों का जो है वो कम्युनिकेशन, किसी प्रकार का उनमें कम्युनिकेशन नहीं होता है, वो चारों क्वार्टर अलग अलग होते हैं, थन के जो चारों पार्ट होते हैं वो अलग अलग होते हैं, सही है। तो इस प्रकार मैंने ये बताया कि अयन का अगर कौन सा हिस्सा प्रभावित होता है, चारों क्वार्टर्स के अंदर, चारों जो खाने हैं उनके अंदर कौन सा हिस्सा प्रभावित हो रहा है, उसी हिस्से में सूजन आपको देखने को मिलेगी। दूसरा क्या हो गया, दुग्ध संगठन में असामान्यता। असामान्यता
दुग्ध का जो संगठन होता है वो इसमें बदल जाता है, जो मैंने आपको बताया कि फटा हुआ दूध ही टीट्स के द्वारा बाहर निकाला जाता है। नेक्स्ट लक्षण हो गया, प्राणी सुस्त हो जाता है। सुस्त हो जाता है जिसको इंग्लिश में कहते हैं डल। प्राणी सुस्त हो जाता है। प्रभावित हिस्से में गांठें हो सकती है या फोड़े बन सकते हैं। प्रभावित भाग में गांठें बन सकती है। गांठें मैंने आपको बताया जब फाइब्रोसिस हो जाता है तो गांठों का निर्माण हो जाता है। मैंने आपको बताया था कि हाथ लगाओगे तो आपको ऐसे दिखेगा जैसे इसके अंदर कोई ठोस यानी कि सॉलिड चीज इसके अंदर उपस्थित है, ऐसा दिखेगा। तो वो किसके द्वारा बनती है? वो फाइब्रोसिस के द्वारा बनती है। जब फाइब्रोसिस हो जाता है तो गांठें बन जाती है। अगर गांठें नहीं बन जाती है तो मैंने आपको बताया था मवाद का निर्माण होता है। तो मवाद से क्या बनेगी? मवाद से क्या बनेगी? मवाद से फोड़े बनते हैं। मवाद से क्या बनते हैं? फोड़े। तो प्रभावित भाग में गांठें दिखाई दे सकते हैं या फोड़ों का निर्माण। गांठों या फोड़ों का निर्माण, गांठों या फोड़ों का निर्माण होने लग जाता है। अगला इसका लक्षण हो गया, आयन के आसपास के क्षेत्र में इडिमा। आसपास के क्षेत्र में इडिमा। इडिमा क्या होता है? देखो, स्वेलन और इडिमा, सूजन और इडिमा में क्या होता है? सूजन तो वो होता है जहाँ पर हिस्सा बढ़ जाता है, चाहे वो किसी भी वजह से बढ़े, चाहे वो खाली हो स्थान या उसके अंदर पानी भरे या कोई भी तरल पदार्थ भरे, वो सारे इडिमा में आते हैं। लेकिन अगर किसी स्थान के ऊपर तरल पदार्थ बनता है, केवल तरल पदार्थ, तो उसको अपन कहते हैं इडिमा। तरल पदार्थ बनना इडिमा। और इडिमा जो होता है वो सूजन के अंदर भी आता है। सूजन का भाग ये एक प्रकार से अपन कह सकते हैं, इडिमा जो है सूजन का ही भाग होता है, लेकिन सूजन इडिमा का भाग नहीं होता। इडिमा केवल तरल पदार्थ का बढ़ना इडिमा कहलाता है, और स्वेलन सूजन होती है वो किसी भी प्रकार से हो सकती है। तो आयन के आसपास का जो क्षेत्र होते हैं उनके अंदर तरल पदार्थ बढ़ जाता है, इसका मतलब अपन कह सकते हैं कि इसमें इडिमा हो जाता है। इसके अलावा आयन से संबंधित जो ग्लैंड्स होती है, लिम्फ ग्लैंड, उनके अंदर सूजन। आयन से संबंधित लसिका ग्रंथि, लसिका ग्रंथि में सूजन। और ये आयन से संबंधित लसिका ग्रंथि कौन सी होती है? आयन से संबंधित लसिका ग्रंथि होती है सुप्रा मेमोरी लिम्फ ग्लैंड। सुप्रा मेमोरी लिम्फ ग्लैंड। सुप्रा मेमोरी लिम्फ ग्लैंड, सही है। इसके अंदर सूजन आपको देखने को मिलती है। नेक्स्ट आता है अगर लंबे समय तक आप किसी मेस्टाइटिस का ट्रीटमेंट कर रहे हो और उसको एंटीबायोटिक्स दे रहे हो, लंबे समय तक एंटीबायोटिक्स देने पर भी थनैला ठीक नहीं होता है, थनैला ठीक नहीं होता है, तो वह फंगल मेस्टाइटिस हो सकता है। तो वह थनैला कवकीय थनैला हो सकता है। कवकीय थनैला हो सकता है। ये एक प्रकार से अपन अनुमान लगा सकते हैं इसका। इसके अलावा ज्यादातर ये सही हो सकता है, कवकीय थनैला ज्यादातर ठीक हो सकता है, लेकिन कभी कभार ये जो टीट होता है उसको स्थायी रूप से खराब भी कर सकता है। कभी कभार आयन को स्थायी रूप से खराब भी कर सकता है।
स्थायी रूप से खराब भी कर सकता है। तो ये इसके हो गए क्लिनिकल साइन। क्या हो गए क्लिनिकल साइन? जिसके अंदर आयन को प्रभावित हिस्से में सूजन आ जाती है, दुग्ध का संगठन ऐसा मान्य हो जाता है, सुस्त हो जाता है पशु, प्रभावित जो भाग होता है उसके अंदर गांठ देखने को मिलती है, फोड़े उसके अंदर हो सकते हैं, आयन के आसपास के क्षेत्र में एडिमा देखने को मिलता है, आयन से संबंधित जो लसिका ग्रंथि होती है, सुप्रा मेमोरी लिम्फ ग्लैंड, उसके अंदर सूजन, लंबे समय तक एंटीबायोटिक देने पर भी अगर थनैला ठीक नहीं होता है तो वो आप अनुमान लगा सकते हैं कि वो कौन सा है, कवकीय थनैला। तो कवकीय थनैला का फिर ट्रीटमेंट करके देखते हैं। ज़्यादातर ठीक हो सकता है, लेकिन कभी कभार ये पूरे अडर को भी स्थायी रूप से क्या कर सकता है, खराब कर सकता है, जो कभी ठीक नहीं होने वाला थनैला भी इसके अंदर कर सकता है। बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।